मेरठ जहां पर जैद को सऊदी अरब में मौत की सजा मिली, आखिर ये मिली क्यों है? मेरठ के युवक जैद को सऊदी अरब में मौत की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि जैद पर नशीले पदार्थों की बिक्री का आरोप लगा है। वहाँ की पुलिस वाले ने फंसा दिया, बेकसूर है वो। बस हमें ये उम्मीद है कि हमारे भैया हमारे घर वापस आ जाए। हमें पुलिस वाले रोक लेते हैं, गाड़ी रोकने के बाद हमें बाहर निकाल लेते हैं और पूरी गाड़ी की सीट पीट फाड़ते हैं ना, तो सीट में निकलते हैं 2 पैकेट 400 ग्राम और 300 ग्राम। जैद ने कभी बताया नहीं कि मुझे फांसी हुई है। जैद से अभी 8-9 महीने पहले भी बात हुई। दोस्तों, ये जानकर आपको बेहद अफसोस हुआ होगा कि मेरठ के रहने वाले जैद नाम के एक लड़के को सऊदी अरब में सर कलम करने की सजा मिली है। जी हाँ, शायद आपने ये खबर कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन एक खबर और निकल कर आ रही है कि सऊदी में जो जैद को सजा मिली है उस पर अब लगेगी रोक। जी हाँ, मगर कैसे सजा पर रोक लगेगी आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद पता चलेगा। जैसे कि आपको ये जानकर बहुत अफसोस हुआ होगा कि जैद को सऊदी अरब में इस तरह की सजा हुई, मगर क्या आपको ये बात पता है क्यों जैद को सऊदी अरब में मौत की सजा मिली? ऐसा कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया था कि उसको ये सजा मिली? क्या सच में जैद गुनाहगार है? उसके घर वालों का क्या कहना है जैद के बारे में? आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद पता चलेगा। आपको मैं अभी एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सऊदी अरब में मेरठ के जैद को ड्रग्स तस्करी के आरोप में सजाए मौत सुनाई गई है। परिवार और स्थानीय लोगों का मानना है कि जैद निर्दोष है और उसे जानबूझकर फंसाया गया है। सवाल यह है कि क्या ये सजाए मौत सऊदी के कानूनी तंत्र और भारतीय प्रवासियों के साथ होने वाले भेदभाव का नतीजा है? क्योंकि इतिहास उठाकर देखा जाए तो आए दिन भारतीय लोगों के साथ विदेशों में भेदभाव और अत्याचार होता ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं डेली हिंद। मेरठ के एक छोटे से गांव का जैद अपनी आर्थिक तंगी के चलते वो सऊदी अरब नौकरी के लिए जाता है। वहां उसने एक ड्राइवर के रूप में अपनी शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और काम के लिए समर्पण के चलते सऊदी पुलिस की गाड़ियां चलाने का उसे जिम्मा संभालने को मिल गया। लेकिन उसकी ये सफलता शायद किसी को खटक गई और वो आज अपनी रिहाई की गुहार लगा रहा है। लेकिन जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया था कि जैद के परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि जैद को साजिशन फंसाया गया है। ड्रग्स तस्करी जैसे गंभीर आरोप उसकी गाड़ी में ड्रग्स रखकर लगाए गए, जो किसी भी प्रवासी के लिए सऊदी में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या जैद को इंसाफ मिल सकता है? क्या जल्दी ही उसकी रिहाई हो जाएगी? क्योंकि अगर पिछले कुछ उदाहरणों से देखा जाए तो सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में झूठे आरोपों से भारतीयों को रिहा कराने के कई उदाहरण हैं। जैसे कि केरल के केविन जॉन का मामला, जिन पर मलेशिया में ड्रग्स तस्करी का आरोप लगा था। परिवार और भारतीय दूतावास के प्रयासों से सच्चाई सामने आई और उन्हें निर्दोष करार दे दिया गया। दूसरा पंजाब के हरजिंदर सिंह, जिन्हें दुबई में हत्या के आरोप में फंसाया गया। स्थानीय गवाहों की गवाही और भारत सरकार के हस्तक्षेप से उनकी भी रिहाई हो गई थी। तीसरा है तमिलनाडु से सेल्वम राजू, जो चोरी के झूठे आरोप में जेल हुए थे। अब इन सब उदाहरण के बाद सवाल ये उठता है कि क्या जैद का मामला इसी भेदभाव का हिस्सा है? तो देखिए, जैसा कि जैद के परिवार का आरोप है कि उसके खिलाफ सबूत गढ़े गए, उनकी गाड़ी में ड्रग्स रखना एक सोची समझी साजिश थी ताकि एक मेहनती भारतीय को कुचला जा सके। इससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि ये एक सोची समझी गई साजिश थी और पहले से गढ़ी गई थी और भेदभाव की भावना से भी ये पूरी तरह लिप्त है। अब वहीं कई लोग इसे धार्मिक पहचान का भी असर बता रहे हैं। जी हाँ, जैसे कई मामलों में भारतीय मुस्लिम प्रवासियों को धार्मिक पहचान के कारण जो है वो निशाना बनाया जाता है और जैद का मामला भी इसी श्रेणी में आता है, क्योंकि वो एक मुस्लिम था, जहां उसे न केवल प्रवासी बल्कि एक मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया हो सकता है। मगर इसकी पूरी तरह से हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। मगर इस वक्त बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, बल्कि एक भारतीय की है, जिस पर दूसरे देश में भेदभाव और साजिश के चलते ऐसे आरोप लगाकर मौत की सजा सुनाई जा रही है। इसके अलावा और भी कई ऐसे कारण हैं जो ये उजागर करते हैं कि ये सब जैद पर झूठे आरोप और न्याय की कमी के कारण ही हो रहा है, क्योंकि सऊदी जैसे देशों में भारतीय प्रवासियों पर झूठे आरोप लगाना आम बात सी है।
पहला, कम वेतन है और अमानवीय व्यवहार है, क्योंकि भारतीय श्रमिकों को अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर 2020 में कतर में 2000 भारतीय मजदूरों को 6 महीने तक बिना वेतन के काम कराया गया। दूसरा, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, यानी कि प्रवासी भारतीयों को भाषा और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण फंसाना आसान होता है। जैसे कि 2019 में सऊदी में एक भारतीय ड्राइवर को स्थानीय नागरिक की गलती के बावजूद जेल भेज दिया गया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जैद के छोटे भाई यानी कि शाद अहमद ने बताया कि जैद पहले एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बतौर ड्राइवर काम किया करता था। वहां उसने अल साले मोहम्मद नामक कंपनी में काम किया। वो कंपनी ठीक नहीं थी, इसीलिए वहां से काम बंद करके अल जाफर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीने बाद अल जाफर कंपनी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस पर कंपनी ने जैद के खिलाफ रिकवरी का एक केस फाइल कर दिया। जैद उस जुर्माने को भर नहीं सकता था, इसीलिए उसने कंपनी छोड़ दी। इसके बाद जैद की मुलाकात सऊदी के एक पुलिसकर्मी से हुई। उस पुलिसकर्मी ने जैद से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी गाड़ी चलाइए, हम कानूनी मदद भी करवा देंगे। वहीं फिर आता है 15 जनवरी 2023 का दिन, जिस दिन लोकल पुलिस ने जैद को गिरफ्तार कर लिया और ड्रग्स की रिकवरी कराई गई। अब आते हैं दैनिक भास्कर की इस खबर पर, जहां पर बताया गया है कि सऊदी अरब के रियाद शहर में इसी गांव के मुशाहिद भी 8 साल से ड्राइवर की नौकरी करते हैं, जो कि फिलहाल 15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव मेरठ आए हुए हैं। उनसे बात करने पर मुशाहिद ने बताया कि जैद के जेल जाने से करीब 10 से 15 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। उस टाइम पर उन्होंने मुझसे ठीक ठाक बात की थी। इसके बाद वो जेद्दा में ड्रग सहित पकड़ा गया, लेकिन हमें किसी को इसकी खबर नहीं लगी। कुछ दिन बाद जब फोटो वायरल हुए तब पता चला कि जैद जेल के अंदर है। वहीं अगर मर्सी पिटीशन की बात करें तो मेरठ कोर्ट के सीनियर एडवोकेट यानी कि क्रिमिनल ब्रजभूषण गर्ग बताते हैं कि भारतीय कानून में मर्सी पिटीशन दोष सिद्ध हो चुके व्यक्ति की तरफ से ही पिटीशन पहले वो अपने जेल अधीक्षक को देता है, फिर उनके जरिए राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति के पास जाती है। मर्सी पिटीशन पर फैसला लेने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जब तक मर्सी पिटीशन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला नहीं ले लेते तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक मौका है। सर्वोच्च अदालत सिर्फ फांसी की सजा तय कर सकती है, तारीख नहीं। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जबकि सऊदी अरब में प्रिंस होते हैं। ऐसे में ये मर्सी पिटीशन उन्हीं के नाम लिखी जाएगी, यानी कि हमारे पास पूरा भरपूर समय है। अब यहाँ पर भारत सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने भारतीय नागरिक को बचाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए, जैसे कि सऊदी सरकार के साथ मजबूत राजनयिक संवाद करे, जैद की कानूनी मदद के लिए एक टीम नियुक्त करे, परिवार को मानसिक और आर्थिक सहायता दे, प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए भारतीय दूतावास को अधिक सक्रिय रखे, प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन और कानूनी सहायता भी बढ़ाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की आवाज भी उठाए। यहाँ जैद का मामला क्योंकि एक व्यक्ति का मामला नहीं रह गया है, ये हर उस भारतीय प्रवासी का सवाल है जो विदेशों में काम करने जाता है। ये उन लाखों भारतीयों की लड़ाई है जो अपने खून पसीने से देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। अगर जैद को न्याय मिलता है तो ये साबित करेगा कि भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। लेकिन अगर नहीं तो ये उन प्रवासियों के मन में एक गहरा सवाल छोड़ देगा कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं। जैद को न्याय दिलाने की लड़ाई हर भारतीय की जिम्मेदारी है। आइए एकजुट होकर जैद और उसके जैसे अन्य भारतीयों के लिए इंसाफ की मांग करें, चाहे फिर वो किसी भी धर्म या जाति से क्यों ना हो। दोस्तों, जैद का मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है। सऊदी अरब जैसे देश में कानूनी लड़ाई लड़ना आसान नहीं है, खासकर जब मामला सजाए मौत का हो। लेकिन इतिहास गवाह है कि भारतीय नागरिकों के लिए न्याय की गुहार लगाने पर परिणाम बदल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैद के परिवार और भारत सरकार की कोशिशें रंग जरूर लाएंगी और जैद को एक बार फिर अपने घर लौटने का मौका मिल सकेगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ा वक्त जरूर लगने वाला है। देखा जाए तो जैद की रिहाई के कुछ रास्ते जरूर हैं, जिनमें पहला हम मान सकते हैं कि भारत सरकार का हस्तक्षेप हो सकता है, यानी कि उच्च स्तरीय राजनयिक वार्ता हो, जैद के मामले को सऊदी अरब सरकार के सामने प्रमुखता से उठाया जाए। दूसरा, कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, यानी कि अनुभवी और सऊदी कानून के जानकार वकीलों को जैद की पैरवी के लिए नियुक्त किया जाए। उनके खिलाफ लगाए गए सबूतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए, यानी कि मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक मीडिया के जरिए सऊदी पर दबाव बनाया जाए। अगला है जस्टिस फॉर जैद जैसे हैशटैग से अभियान चलाकर मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाया जाए। वहीं अगर ब्रॉडली देखा जाए तो विदेशों में भारतीय प्रवासियों के साथ भेदभाव जो है वो अक्सर ही देखा जा रहा है। इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि भारतीय प्रवासी खाड़ी देशों में दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते हैं।
साथ ही खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी अक्सर निम्न दर्जे के नागरिकों की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं। कानूनी सुरक्षा का अभाव है यहाँ पर, यानी कि प्रवासियों के लिए कानूनी सहायता तक बेहद सीमित रखी गई है। जातीय और धार्मिक भेदभाव है, यानी कि खाड़ी देशों में कई बार भारतीय प्रवासियों के साथ नस्लीय और धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2018 में दुबई में एक भारतीय श्रमिक को स्थानीय नागरिकों के साथ बहस करने पर बिना किसी जांच के जेल में डाल दिया गया था। अब ये भेदभाव नहीं तो और क्या है, आप ही बताइए। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर पता चल चुका होगा कि सऊदी अरब में उसको सजा किस तरह से मिली और कैसे उसकी सजा पर रोक लगेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।